अध्याय 41 भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित होने की घटनाएं। 1858 के अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे। भारतीय प्रशासन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए थे। इस बात की बहुत तीव्र भावना थी कि 1857 से 58 के महान संकट के पश्चात भारतीय संविधान में महान परिवर्तनों की आवश्यकता है, विशेषकर भारतीय लोकमत से निकट का संपर्क स्थापित करने की। इस संकट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने का ये विपदजनक प्रयोग, जिसमें उनकी सहमति अथवा असहमति विद्रोह के अतिरिक्त किसी रूप से जानना संभव नहीं था, उसको त्यागना ही पड़ेगा। बम्बई के गवर्नर बार्टल फ्रेयर ने इस दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया था: जब तक आपके पास कोई वायु दाब मापक यंत्र अथवा सुरक्षा कपाट के रूप में एक विचार विमर्श परिषद नहीं होगी, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसी प्रकार के अस्पष्ट तथा भयानक विस्फोटों से साक्षात्कार होना पड़ेगा। इसी प्रकार के विचार सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने व्यक्त किए और कहा कि 1857 से 58 की घटनाओं का एक मुख्य कारण शासक और शासित वर्ग के बीच आपस में तालमेल का न होना था। 1858 में भी ये विचार प्रकट किया गया कि भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, परंतु ये सोचा गया था कि यदि ये थोड़ा सा हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा और यदि ये अधिक होगा तो उसको भय तथा कमजोरी समझा जाएगा। अतएव भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न जब तक पूर्णतया शांत नहीं हो जाए तब तक के लिए उठा दिया गया था। कुछ अन्य कारण भी थे जिससे भारतीय संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई। 1853 के चार्टर एक्ट से कानून बनाने की व्यवस्था का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। केवल केंद्रीय विधान परिषद को ही समस्त देश के लिए कानून बनाने का अधिकार था। सभी बड़े छोटे कानून वहीं बनते थे, परंतु इस परिषद के लिए देश के सभी स्थानों पर क्या अवस्था तथा क्या आवश्यकता है, इसको जानना संभव नहीं था। 1853 के एक्ट से स्थापित व्यवस्था में बहुत सी त्रुटियां रह गई थीं। ये परिषद एक प्रकार की छोटी संसद अथवा वाद विवाद सभा बन गई थी। इसने एक प्रतिनिधि सभा की सभी शक्तियां तथा कार्यविधि अपना ली थी। उसने संसद को कानून बनाने की व्यवस्था, विधेयक के 3 पठन तथा समितियों को सौंपना इत्यादि अपना ली थी, जिससे देर हो जाती थी। एक स्वतंत्र विधान मंडल के रूप में कार्य करने के प्रयत्न में ये कई बार धन भी नहीं देती थी और सदैव गृह सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य भी नहीं करती थी। कई बार ये भारत सरकार को गुप्त विषयों में पूछताछ करके कठिनाइयों में डाल देती थी। इंग्लैंड में स्थित अधिकारियों ने इन सभी समस्याओं को हल करने की ठान ली। भारत सरकार तथा गृह सरकार में पत्र व्यवहार के पश्चात 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। एक्ट की धाराएं। प्रथम कार्य तो इसने ये किया कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित कर दिया, जो कि विधि वृत्ति का व्यक्ति था, एक विधिवेता न कि एक वकील। पृष्ठ 379। दूसरे, वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इस नियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी। उस समय तक ये माना जाता था कि भारत का शासन कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का सम्मिलित कार्य है, अतएव सभी पत्र व्यवहार तथा सभी मामले सभी सदस्यों को दिखाने पड़ते थे। ये प्रणाली बहुत भद्दी तथा असुविधाजनक थी। कैनिंग ने अब भिन्न भिन्न विभाग भिन्न सदस्यों को दे दिए। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वो उस विभाग का प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी और उसका संरक्षक होता था। इस प्रणाली के अधीन साधारण मामलों में वो सदस्य स्वयं ही निर्णय ले लेता था और केवल अधिक महत्वपूर्ण मामले ही वो गवर्नर जनरल के सम्मुख रखता था और उसके परामर्श से निर्णय करता था। समस्त परिषद के सम्मुख केवल अब नीति संबंधी मामले ही आते थे। निश्चय ही नई प्रणाली अधिक सफल थी और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तीसरे, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य
गैर सरकारी होंगे। यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। इसको प्रशासन अथवा वित्त तथा प्रश्न इत्यादि पूछने का कोई अधिकार नहीं था। ये 1853 के एक्ट के अनुसार एक एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स बनाने के प्रयत्न को समाप्त करना था। चौथे, इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए कोई कानून भी उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर लें। परंतु कुछ मामलों में, विशेषकर टंकन संबंधी, डाकतार, समुद्री तथा सैनिक मामलों में गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में 1862 से 1866 तथा 1897 में क्रमशः इसी एक्ट के अनुसार स्थापित की गईं। पांचवें, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रहते थे। एक्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि इससे धीरे धीरे सरकारी कार्य प्रणाली का गठन तथा एकीकरण हुआ। तीनों प्रेसिडेंसियां एक समान पद्धति में आ गईं। सपरिषद गवर्नर जनरल की सभी प्रांतों पर और सभी लोगों के लिए कानून बनाने तथा प्रशासन करने की शक्ति स्थापित हो गई। स्थानीय ज्ञान तथा आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए स्थानीय परिषदें स्थापित अथवा पुनः स्थापित की गईं और कुछ गैर सरकारी तथा भारतीय सदस्यों को परामर्श देने के लिए इन परिषदों का सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने विधान संबंधी शक्तियां बम्बई तथा मद्रास सरकारों को देकर और इसी प्रकार के अन्य प्रांतों में व्यवस्था बनाकर विधान विकेंद्रीकरण की नींव डाली, जिसके फलस्वरूप 1935 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वशासन दे दिया गया। परंतु ये स्मरण रहे कि 1861 के एक्ट द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के कार्यक्षेत्र को पृथक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, जैसा कि प्रायः संघीय व्यवस्था में होता है। केवल इतना था कि सपरिषद गवर्नर जनरल समस्त भारत के लिए और सपरिषद गवर्नर अपने प्रांत के लिए कानून बना सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में प्रांतों को गवर्नर जनरल की अनुमति कानून बनाने से पूर्व लेनी होती थी। परंतु ये परिषदें जो इस 1861 के एक्ट से गठित की गईं, उनमें बहुत सी त्रुटियां थीं। इन्हें गठन, कार्यप्रणाली अथवा अधिकार क्षेत्र किसी भी दृष्टि से विधानमंडल नहीं कहा जा सकता था। पृष्ठ 380। ये ऐसी समितियां थीं जिनसे सरकार को कानून बनाने में परामर्श तथा सहायता मिल जाती थी और जनता को ये लाभ था कि कानून बनाने के प्रत्येक चरण में कानून का पूर्णतया प्रचार हो जाता था। जनता के प्रज्ञापन तथा समाचार पत्रों की आलोचना द्वारा सरकार को जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती थी। ये सत्य है कि पदाधिकारीण तथा सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य बहुसंख्या में होते थे और सरकार जो कानून चाहे बना सकती थी। परंतु ये कहना भी ठीक नहीं कि इन परिषदों में बने कानून केवल एक आदेश मात्र होते थे, क्योंकि कानून बनाते हुए जनता की प्रतिक्रिया मिलती रहती थी। दूसरे, ये भी था कि ये कानून न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते थे, न कि प्रशासन द्वारा, और उनमें परिवर्तन करने के लिए वही कार्य प्रणाली अपनानी पड़ती थी जिससे वे बनाए गए थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रशासन के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता था। इन नई परिषदों का कार्य केवल कानून बनाना था। उन्हें इसके अतिरिक्त किसी और कार्य करने की अनुमति लेश मात्र भी नहीं थी। इन परिषदों में ऐसा प्रस्ताव जो किसी विधेयक के संबंध में न हो, नहीं रखा जा सकता था। परिषद किसी शिकायत की सुनवाई अथवा उसकी पूछताछ अथवा सूचना प्राप्त नहीं कर सकती थी। न ही किसी प्रशासनिक आदेश अथवा कार्य पर विरोध प्रकट किया जा सकता था। अतः प्रशासन का चलाना और वित्त संबंधी सभी मामले पूर्णतया कार्यकारी परिषद के अधीन रहे। इस एक्ट ने अंग्रेजी संसद अथवा श्वेत उपनिवेशों में स्थापित विधान मंडलों के नमूने पर भारत में कोई प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं की। संसद में अथवा श्वेत उपनिवेशों की विधान सभाओं में कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं थे।
जैसा कि 1861 के एक्ट के अनुसार वित्तीय मामलों तथा कर संबंधी मामलों में लगे थे। इस संबंध में राज्य सचिव सर चार्ल्स वुड इन्होंने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि उनकी भारत में सामान्य प्रतिनिधि परंपरा द्वारा कानून बनाने की प्रणाली आरंभ करने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने इन प्रस्तावित विधान परिषदों की उपमा भारतीय राजाओं के दरबारों से दी, जहां सामंत वर्ग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु राजा उनका परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। दूसरा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के पारित होने तक की घटनाएं। 1861 के पश्चात भारतीय संविधान का विकास राजनीतिक असंतोष तथा आंदोलन और परिषदों के सुधार की एक क्रमबद्ध कथा है। सुधार जो अनिच्छा से किए जाते थे सदैव अपर्याप्त होते थे, जिनसे असंतोष बढ़ता था और अधिक सुधार की मांग होती थी। ये कथन उन सभी अधिनियमों के विषय में सत्य है जो ब्रिटिश संसद ने 1892, 1909, 1919 और 1935 में पारित किए। सभी अवस्थाओं में कहानी की रूपरेखा लगभग एक ही समान थी। 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो भी गैर सरकारी तत्व थे, चाहे वे न के बराबर ही थे, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इनमें केवल बड़े बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी अथवा भारतीय राज्य होते थे, जो कि जनता की समस्याओं को समझने का दावा नहीं कर सकते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीयता ने उभरना आरंभ कर दिया। इसके बहुत से कारण थे। 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित विश्वविद्यालयों से विद्या के प्रसार में उन्नति हुई और उससे राष्ट्रीयता की भावना उभरी। शिक्षित वर्ग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से वे लोग एक दूसरे के समीप आ गए। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों के अनुसरण करने के कारण लोगों में उनके प्रति घृणा हो गई। भारतीय जानपद सेवा के अधिकारी बहुत दम्भी तथा घमंडी होते थे, अतएव जनता तथा उनके बीच खाई बढ़ती चली गई। लॉर्ड लिटन के प्रशासन से सरकार के प्रति भारतीयों में कटुता बढ़ गई। 1878 में पारित दमन के 2 अधिनियमों, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम ने जनता की भावनाओं को बहुत ही उत्तेजित कर दिया। इस प्रशासन पर यह आरोप था कि उसने भारतीयों को और भी निःशक्त बना दिया है। भारतीय सरकार तथा अंग्रेजी सरकार के बीच सूती कपड़े पर 5% आयात कर हटाने के लिए हुए विवाद के कारण लोगों की आंखें खुल गई। इससे अंग्रेजों के न्यायपूर्ण तथा समानता के व्यवहार के खोखलेपन का स्पष्ट प्रमाण मिल गया कि लंकाशायर के मिल वालों के हितों के लिए भारतीय जनता के हितों को न्यौछावर कर दिया गया था। पृष्ठ 381। इसके पश्चात इल्बर्ट बिल का विवाद हो गया। इन सभी घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों से जहां उनका अपने हितों का प्रश्न हो, न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का आरंभिक उद्देश्य ये था कि भारत में लोकमत को सक्रिय किया जाए ताकि जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया जा सके और सुधारों के लिए संवैधानिक रूप से परंतु जोर देकर दबाव डाला जाए। अपने पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ये चाहती है कि सर्वोच्च तथा स्थानीय विधान परिषदों में पर्याप्त संख्या में निर्वाचित सदस्य सम्मिलित करके इनका सुधार तथा विस्तार किया जाए और इसी प्रकार की विधान परिषदें अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों, आधुनिक यूपी तथा पंजाब में भी स्थापित की जाएं। और ये भी चाहती हैं कि इन परिषदों में विचार के लिए बजट इत्यादि प्रस्तुत किए जाएं और इनके सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रशासन के सभी विभागों पर प्रश्न पूछने का अधिकार हो। इसी प्रकार के प्रस्ताव इसके पश्चात के अधिवेशनों में भी पारित होते रहे। आरंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार सहानुभूति तथा मित्रतापूर्ण था, परंतु 1888 तक ये पूर्णतया परिवर्तित हो गया था। उस वर्ष तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया और ये कहा कि ये एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांग एक अज्ञात में बड़ी छलांग है। यद्यपि डफरिन ने कांग्रेस के महत्व तथा इसके प्रतिनिधि रूप के महत्व को कम करने का प्रयत्न किया, परंतु वो इससे कहीं अधिक समझदार था और उसने इस आंदोलन के महत्व को समझा और उसने गुप्त रूप से परिषदों को उदार बनाने के सुझाव इंग्लैंड भेजे।
उसने अपनी परिषद की एक समिति की नियुक्ति भी की, जो कि प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनके पद को ऊंचा करने के लिए, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उनमें आंशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने के लिए और एक राजनीतिक संस्था के रूप में उनका प्रसार करने की योजना बनाई। परंतु उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारत में अंग्रेजी नमूने की संसदीय प्रणाली स्थापित नहीं करना चाहते। उसके मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं था। लॉर्ड डफरिन ने समिति की रिपोर्ट को अपने निजी विचारों सहित लंदन भेज दिया, जिसमें परिषद की रचना तथा शक्तियों में परिवर्तनों का सुझाव था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे भारतीय भद्र पुरुषों को, जो अपने प्रभाव तथा अपनी योग्यताओं से अपने देशवासियों में विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और जिनमें इतनी बुद्धि तथा क्षमता है कि वे देश के प्रशासकों की अपने सुझावों से सहायता कर सकें, उनको लोक कार्यों के प्रशासन में अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाए। 1890 में इंग्लैंड के रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस के सुझाव पर, इन सुझावों के आधार पर लॉर्ड सभा में एक विधेयक रखा। ये विधेयक बहुत ही धीमी गति से चलता हुआ 1892 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम की संज्ञा दी गई। अधिनियम की धाराएं। इस अधिनियम में केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य तथा रचना की ही बात कही गई थी। केंद्रीय विधान मंडल के विषय में ये निश्चय हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 हो तथा अधिक से अधिक 16 हो, परंतु इसमें सपरिषद राज्य सचिव की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी और उन्हें ही इन अतिरिक्त सदस्यों के मनोनीत करने के लिए नियम इत्यादि बनाने होंगे। इस वृद्धि को बहुत ही थोड़ा कहा गया था। कर्जन ने इसके विषय में ये तर्क दिया था कि संख्या के अधिक होने से किसी विमर्शी निकाय की कार्यकुशलता अधिक नहीं हो जाती। बड़े बड़े निकाय प्रायः अनिश्चित तथा व्यर्थ बातों में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। इस अधिनियम में ये भी सुझाव था कि परिषद में कम से कम 40% लोग गैर सरकारी होने चाहिए। इन अशासनिक सदस्यों में कुछ चुने हुए तथा कुछ मनोनीत होते थे। चुनाव का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। भविष्य में उन्हें वित्तीय विवरण, जो कि सदन में दिया जाना था, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया था। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरे, उन्हें सार्वजनिक हितों के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पृष्ठ 382। प्रांतीय विधान मंडलों को बंबई तथा मद्रास तथा बंगाल में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया, परंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत, आधुनिक यूपी में अधिकतम सीमा 15 निश्चित की गई। प्रांतीय मंडलों में भी कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वो सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न पूछ सकते थे, जिसके लिए 6 दिन की सूचना आवश्यक थी, परंतु यदि सरकार चाहे तो कारण बताए बिना प्रश्नों का उत्तर देने से मनाही कर सकती थी। अधिनियम के अधीन निर्वाचन पद्धति। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था। यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। केंद्रीय विधान मंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें 4 प्रांतों के प्रांतीय विधान मंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे, परंतु निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। ये सभी इकाइयां एकत्रित होकर अपने चुने हुए व्यक्तियों की सिफारिशें गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भेजते थे। बहुमत द्वारा चुने हुए व्यक्ति निर्वाचित नहीं कहलाते थे, अपितु ये कहा जाता था कि उनके नाम की मनोनीत करने के लिए सिफारिश की गई है। इस अधिनियम में इस धारा को इन शब्दों में वर्णित किया गया था: गवर्नर जनरल के लिए यह संभव हो सकेगा कि वो ऐसी व्यवस्था करे जिससे कुछ ऐसे व्यक्ति उसको निर्देशित किए जाएं जो कि चुनाव द्वारा चुने जाएं, और यदि ऐसे चुनाव का गवर्नर जनरल प्रबंध कर सके। अधिनियम पर विचार। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम से उन्नति की ओर एक पग था और जैसा होना चाहिए था वैसा भी था।
इसी अधिनियम से विधानमंडलों के कार्य विस्तृत कर दिए गए। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे और इस प्रकार कार्यकारिणी से जो सूचना चाहिए प्राप्त कर सकते थे। चालू वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा अगले वर्ष के लिए बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। सदस्यों को बजट पर साधारण विचार व्यक्त करने तथा व्यय में कमी अथवा बढ़ोतरी करने के लिए सुझाव देने का अधिकार मिल गया। अब जबकि विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र बढ़ गए थे, देश के सबसे प्रगतिशाली लोग इसमें आगे आने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष तथा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे प्रमुख नेता विधानमंडलों में प्रवेश कर गए। उनकी वाक्पटुता तथा राजनीतिक बुद्धि ने शिक्षित भारतीयों की संसदीय शक्तियों तथा देशभक्ति को पर्याप्त मात्रा में व्यक्त किया। केंद्र में अतिरिक्त सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या 1861 के एक्ट में दी गई संख्या 4 से बढ़ा दी गई। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 अधिक हो गई। इनमें से 9 सरकारी अधिकारी, 4 मनोनीत तथा 7 निर्वाचित लोग होते थे। निर्वाचन मंडल, नगरपालिकाएं तथा जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा व्यापार मंडल सभी को मिलाकर निश्चित किया गया। इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली का स्वीकार करना यद्यपि निहित था, स्पष्ट नहीं, एक अत्यधिक वैधानिक महत्व की बात थी। यद्यपि प्रतिनिधि सरकार बहुत दूर की बात थी, फिर भी कुछ न कुछ आरंभ तो हो ही गया था। इस अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां थीं, जिनके कारण भारतीय राष्ट्रवादी इससे असंतुष्ट रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक्ट की बार बार आलोचना की गई। आलोचकों ने टेढ़ी मेढ़ी निर्वाचन पद्धति की बहुत आलोचना की। ये कहा गया कि स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार की इनके द्वारा मनोनीत करना ही है और फिर ये कि सरकार की इच्छा पर ही कि इनको स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। विधान मंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थीं। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था और इसका कोई प्रतिकार नहीं था। परिषदों को बजट पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। चुनाव के नियम बहुत ही असंतोषजनक थे। कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था तथा कुछ को अत्यधिक। पृष्ठ 383। बम्बई में 2 स्थान यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए, भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं। 2 स्थान सिंध को दे दिए गए, पूना और सतारा को एक भी नहीं। गोखले के शब्दों में अधिनियम की वास्तविक कार्यशीलता से उसके खोखलेपन का ठीक ठीक ज्ञान हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी को 8 स्थान मिले। भारत सरकार ने नियमों के अनुसार उनमें से 2 तो बम्बई विश्वविद्यालय तथा नगर निगम को दे दिए। बम्बई सरकार ने 2 स्थान यूरोपीय व्यापार समुदाय को दे दिए और 1 स्थान दक्कन के सरदारों को दे दिया, 1 सिंध के जमींदारों को और केवल 2 स्थान साधारण जनता को मिले। 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के सभापति पद से बोलते हुए दादा भाई नौरोजी ने ये विचार व्यक्त किए। 1892 के अधिनियम के अनुसार किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, न ही वित्तीय विचार विनिमय में सदन का मत विभाजन मांगने का, और न ही इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों अथवा इसके अधिकार द्वारा दिए प्रश्नों के उत्तर में ऐसा करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम के अधीन दिए गए अधिकार इतने व्यर्थ हैं। इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों को समाप्त करने अथवा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार उस सभा को नहीं होगा जो कानून तथा नियम बनाने के लिए बुलाई जाएगी। इस प्रकार हम लोग सभी अभिप्राय तथा उद्देश्यों के लिए एक मनमानी सरकार के अधीन होंगे। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1892 का अधिनियम यद्यपि कांग्रेस की मांगों से बहुत अधिक कम था, फिर भी ये जो पहले व्यवस्था थी उससे बहुत अच्छा था। प्रतिनिधियों के चुनाव तथा विधानमंडल को कार्यकारिणी पर थोड़ा बहुत नियंत्रण देकर इस अधिनियम ने संसदीय उत्तरदायी सरकार के आरंभ करने के लिए मार्ग निर्माण किया। तीसरा है भारतीय परिषद एक्ट 1909 मिंटो मार्ले सुधार। पारित होने की घटनाएं। 1892 के सुधारों से कांग्रेस की मांगों की पूर्ति नहीं हुई। लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस की दुर्बल तथा भिक्षावृत्ति की नीति की इन शब्दों में कटु आलोचना की। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदारवादी दल के लोग ये समझते हैं कि ये प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं।
हम समझते हैं कि ये दबाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेशी शासकों की शोषण नीति से आर.सी. दत्त तथा दादा भाई नौरोजी तथा अन्य देशभक्तों के इस कथन से सत्य को समर्थन मिला कि देश की निर्धनता शासक वर्ग की इस नीति के फलस्वरूप है, जिसके अनुसार अंग्रेज उद्योगपतियों को भारतीय उद्योग तथा व्यापार की बलि देकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। एक अन्य कारण जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा वो था कि शिक्षित भारतीयों को उचित भाग की तो बात जाने दो, सरकारी सेवाओं तथा शासन में कोई भी भाग नहीं मिला। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी तथा कठोर नीतियों से आग में तेल का काम हुआ और बुद्धिजीवी लोगों में विदेशी सरकार के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हुआ। उसके मन में भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने कलकत्ता निगम को पूर्ण रूपेण सरकारी प्रभाव के अधीन बना दिया और इसमें 1899 में 1/3 सदस्य कम करके यूरोपियों को बहुमत दे दिया गया। 5 वर्ष पश्चात ऐसी ही नीति भारतीय विश्वविद्यालयों में भी लागू की गई, जिससे उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो गई। उसी वर्ष 1904 में राजकीय रहस्य अधिनियम के अनुसार विद्रोह की परिभाषा अधिक विस्तृत कर दी गई, परंतु सबसे बड़ी ठोकर बंगाल के विभाजन से लगी, जिसको बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता पर एक बड़ा प्रहार माना जाता है। बंगालियों ने इसे अपने प्रति तिरस्कार, मानहानि तथा धोखे की संज्ञा दी और इसे समाप्त करने के लिए भिन्न भिन्न आंदोलन किए। असंतोष के अन्य कारण भी थे। समुद्र पार भारतीयों के साथ विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका में बहुत अपमानपूर्वक व्यवहार किया जा रहा था, संभवतः इसीलिए कि वे एक दास जाति के सदस्य हैं। अतएव लोगों में ये भावना जागी कि जब तक वे स्वतंत्र नहीं हो जाते उन्हें उचित व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए और इससे राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला। पृष्ठ 384। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भयानक अकाल तथा प्लेग का प्रकोप हुआ, जिससे लोगों का दुख तथा विपत्ति बहुत बढ़ गई। लोगों ने अपनी विपत्ति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया और प्लेग के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उचित उपायों का भी अर्थ गलत समझा। समाचार पत्रों ने जो 1882 से स्वतंत्र थे, इन सभी घटनाओं पर उचित रूप से टीका की और अंग्रेजी प्रशासन की कटु आलोचना की। यहाँ तक हुआ कि मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हमें स्थानीय समाचार पत्रों से निपटने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई। तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाजपत राय ने स्थान स्थान पर जाकर भाषण दिए और जनता ने एक नई जागृति वापस पाई। ऐसी अवस्था में यद्यपि सरकार ने दबाने का भरसक प्रयत्न किया, फिर भी अतिवाद का प्रसार हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बंट गई। संयत मार्गी तथा अति मार्गी ये विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। संयत मार्गी अभी भी इस विचार के थे कि संवैधानिक साधनों द्वारा ही फल की प्राप्ति करनी चाहिए। अति मार्गी ये समझते थे कि साध्य प्राप्ति से ही साधनों का औचित्य निश्चित होता है। उन्होंने बहिष्कार की नीति, विदेशी माल, व्यापार, सरकारी सेवाओं, उपाधियों और पदवियों इत्यादि को तथा स्वदेशी आंदोलन को, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के स्थापन को तथा आतंकवाद को अपनाया। इसी बीच एक और घटना घटी। एक ओर कांग्रेस दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही थी और उनकी स्वतंत्रता की भावना बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर मुसलमान इस आंदोलन से दूर दूर होते जा रहे थे। कोपलैंड के अनुसार मुसलमानों की उदासीनता, यदि विरोध नहीं का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव तथा ये अनुभव करना ही था कि वे तो भारतीय जनसंख्या का केवल 1/4 भाग ही हैं। आरंभ में इस उदासीन नीति का मुख्य कारण सर सैयद अहमद द्वारा समर्थित नीति थी। इस नीति का मुख्य कारण अंग्रेजी नौकरशाही द्वारा आरंभ की गई बांटो और राज्य करो की नीति थी। अंग्रेजी नौकरशाही के प्रोत्साहन पर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो को मिला और उसको मिंटो ने विश्वास दिलाया कि वो केवल पृथक मतदान का समर्थक ही नहीं, अपितु उन्हें उनके साम्राज्य के प्रति सेवाओं के लिए उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करेंगे। पांसा फेंक दिया गया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म हो गया था। यदि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इसलिए पारित किया गया कि कांग्रेस आंदोलन को हानि पहुंचे, तो 1909 का अधिनियम कांग्रेस में संयत मार्गियों तथा मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने के लिए पारित किया गया। लॉर्ड मार्ले, जो ग्लैडस्टोन का पक्का शिष्य था और उस समय उदारवादी सरकार में भारत राज्य सचिव था,
उसके लिए समय आ गया था कि वो कुछ और सुधार लाने का प्रयत्न करे। लॉर्ड मार्ले तथा लॉर्ड मिंटो दोनों ही पूर्णतया सहमत थे कि अब समय आ गया है कि कुछ और राजनीतिक सुधार लाए जाने चाहिए। मिंटो का विचार था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का चलना इस बात पर निर्भर करेगा कि समकालीन तथा परिवर्तित स्थितियों को ठीक ठीक समझा जाए तथा उनके अनुसार आचरण किया जाए। अंत में मिंटो ने भारत राज्य सचिव को ये लिखा, अब समय आ गया है और हमें अपनी योजना कार्यान्वित करने का कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए, न कि हमारे सुधार क्या होंगे, अपितु ये भी कि ये कब और इन्हें कैसे लागू करना होगा। मार्ले ने जनता के विचारों को जानने के लिए इन योजनाओं को स्थानीय निकायों के पास भेजा। उन सभी आलोचनाओं के प्रकाश में नए सुधार प्रस्ताव बनाए गए और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात संसद के सम्मुख रखे गए और फरवरी 1909 में ये भारतीय परिषद एक्ट 1909 के रूप में पारित किए गए। इससे पूर्व अगस्त 1907 में दो भारतीय के.जी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी भारतीय राज्य सचिव की परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए और श्री सत्येंद्र सिंह वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए थे। पृष्ठ 385। एक्ट की धाराएं केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का आकार तथा शक्तियां बढ़ाई गईं। केंद्रीय विधान मंडल अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 कर दी गई। अब विधान मंडल में 69 सदस्य थे, जिनमें से 37 शासकीय सदस्य तथा 32 अशासकीय वर्ग के थे। शासकीयों में से केवल 9 पदेन सदस्य थे, अर्थात गवर्नर जनरल तथा उसके 7 कार्यकारी पार्षद और 1 असाधारण सदस्य तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और शेष 27 निर्वाचित किए जाते थे। इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में ये कहा गया कि प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो भारत में उपयुक्त नहीं है, अतएव देश में वर्ग तथा विशेष हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अतः इन 27 में से 13 तो साधारण निर्वाचन मंडल से आने चाहिए, जिनमें निर्वाचित सदस्य बम्बई, बंगाल, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश से 2-2, 8 तथा आसाम, बिहार तथा उड़ीसा, मध्य प्रांत, पंजाब तथा बर्मा से 1-1, 5 निर्वाचित होते थे। यह निर्वाचित मंडल इन प्रांतीय विधान परिषदों के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही होता था। शेष 14 में से 12 विशेष वर्ग निर्वाचन मंडल से आते थे। इन वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों में 6 को बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा मध्य प्रांत से 1-1 भूमिपतियों के निर्वाचन मंडल निर्वाचित करते थे। अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत और बिहार तथा उड़ीसा से 1-1 और बंगाल से 2 निर्वाचित होते थे। शेष 2 स्थान बम्बई तथा बंगाल के वाणिज्य मंडलों को दिए गए। प्रांतीय विधान मंडल भिन्न भिन्न प्रांतों की विधान परिषदों की बढ़ी हुई सदस्य संख्या इस प्रकार थी: बर्मा 16, पूर्वी बंगाल तथा आसाम 41, बंगाल 52, मद्रास, बम्बई तथा संयुक्त प्रांत प्रत्येक की 47 और पंजाब के 25। प्रांतों में अशासकीय सदस्यों का बहुमत था, परंतु इसका अर्थ चुने हुए सदस्यों का बहुमत नहीं था, क्योंकि इनमें कुछ अशासकीय सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। इस प्रकार इन प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी नियंत्रण बना रहा। उदाहरण के रूप में मद्रास के 47 सदस्यों में से 26 अशासकीय थे, परंतु इनमें से केवल 21 ही निर्वाचित होते थे और शेष 5 गवर्नर द्वारा मनोनीत। ये मनोनीत सदस्य सदैव ही सरकार का पक्ष लेते थे, अतएव सरकार का नियंत्रण बना रहा। ऐसा ही सभी प्रांतों में था। इन चुने हुए सदस्यों में भी भिन्न निकायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उदाहरण के रूप में बम्बई के 21 निर्वाचित सदस्यों में से 6 सदस्य बम्बई विश्वविद्यालय तथा बम्बई नगर निगम द्वारा चुने जाते थे। 8 साधारण निर्वाचन मंडलों द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्डों के सदस्य होते थे। शेष 7 को विशेष वर्ग के निर्वाचन मंडल चुनते थे, जिनमें 4 केवल मुसलमानों द्वारा और 3 भूमिपतियों द्वारा चुने जाते थे। बंगाल, मद्रास तथा बम्बई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। उपराज्यपालों को भी अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई।
विधान परिषदों के कार्य, केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का भी विस्तार किया गया। अब सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया और वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अधिकारी सदस्य यदि वो तुरंत उत्तर न दे सके तो वो कुछ समय मांग सकता था। केंद्रीय विधानमंडल में बजट की विवेचना के लिए विस्तार पूर्वक नियम बना दिए गए। सदस्यों को यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, परंतु वे स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग रख सकते थे। करों में संशोधन, नए ऋण इत्यादि के लिए भी प्रस्ताव रख सकते थे। वित्तीय विवरण विधान परिषद में रखने से पूर्व एक ऐसी समिति में रखा जाता था जिसकी सदस्य संख्या अशासनिक तथा मनोनीत सदस्यों के बीच आधी आधी होती थी। जनसाधारण के हितों से संबंधित मामलों की विवेचना के लिए निश्चित नियम बनाए गए। सदस्य इन मामलों की विवेचना कर सकते थे, उन पर मत दे सकते थे। यद्यपि प्रधान को अनुमति थी कि यदि वो चाहे प्रस्ताव के किसी अंश अथवा समस्त प्रस्ताव को ही बिना कारण बताए आज्ञा न दे। सरकार इन प्रस्तावों को देने में भी बाध्य नहीं थी, चाहे वे प्रस्ताव जनता के लिए हों अथवा वित्तीय विवरण के लिए हों। पृष्ठ 386। परंतु कुछ ऐसे मामले भी थे जिनकी सदस्य विवेचना नहीं कर सकते थे। वे विदेशी संबंधों तथा देशीय राजाओं से संबंधों, कानून के सामने निर्णय के लिए आए प्रश्नों, राज्य रेलवे पर व्यय तथा ऋण पर ब्याज इत्यादि प्रश्नों को नहीं उठा सकते थे। एक्ट पर विचार। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था, न ही इससे वो निकला। सीमित मताधिकार, अप्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को खिचड़ी सा बना दिया। वास्तविक शक्ति सरकार के ही पास रही और परिषदों को केवल आलोचना के अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इन सुधारों से भारतीय राजनीति में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। एक ऐसी समस्या मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों की थी। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इनसे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, जिससे शताब्दियों से आरंभ हुए एकत्व तथा मिलने की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को उलट दिया गया। आरंभ में ये प्रतिरोध छोटे छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे छोटे थे, परंतु ज्यों-ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया, इससे राजनीतिक तथा सामाजिक मंडल का समस्त वातावरण दूषित हो गया। एक ऐसे रोग की नाई जो सारे शरीर को ही प्रभावित कर देता है। उनके राजनीतिक महत्व के लिए मुसलमानों को न केवल पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, अपितु उनके साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। बात यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती थी। देश में अन्य धार्मिक इकाइयां इस अन्याय को कैसे सहन कर सकती थीं? उनमें से कुछ ने साम्राज्य की अधिक अच्छी सेवा करने का दावा किया और फिर भी उन्हें विशेष कुछ नहीं मिला। इस प्रकार सिखों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की और 1919 में उन्हें भी विशेष प्रतिनिधित्व मिल गया। ये अन्य जातियों के लिए हरी झंडी थी। इस प्रकार हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा एंग्लो इंडियनों को भी 1935 के अधिनियम के अनुसार पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। शताब्दियों से बनाई राष्ट्रीय एकता एक ही चोट में समाप्त हो गई। महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि मिंटो मार्ले सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। के.एम. मुंशी के अनुसार इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। 1918 में प्रकाशित हुई भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट में कहा गया, ये पृथक चुनाव मंडल इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है। ये धर्मों तथा वर्गों को जीवित रखता है, जिससे ऐसे शिविर अस्तित्व में आते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं और उन्हें एक नागरिक के रूप में सोचने की शक्ति प्रदान नहीं करते, अपितु पक्षपाती बनने को प्रोत्साहित करते हैं। इससे विद्यमान स्थितियों को अपरिवर्तित रहने का अवसर मिला और स्वशासन के सिद्धांतों का विकास होने में रुकावट आई। लॉर्ड मार्ले ठीक थे जब